नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। 200 करोड़ की महाठगी करने वाले सुकेश चंद्रशेखर की लग्जरी कारों की नीलामी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 11 अगस्त को करने जा रहा है। ईडी कुल मिलाकर 16 कारों की नीलामी करने जा रही है। नीलाम की जा रही एक एक कार की कीमत करोड़ों रुपयों में है। सुकेश चंद्रशेखर कारों का बेहद शौकीन है और उसने कई कारें विदेश से मंगाई हैं। इनमें कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं जो दुनिया में इक्का दुक्का लोगों के पास हैं। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि सुकेश चंद्रशेखर कितना अय्याश किस्म का आदमी है। नीलामी में शामिल कार्स में बेंटले, रेंज रोवर, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, S63 AMG, उरुस, एस्टन मार्टिन विंटेज जैसी गाड़ियां हैं। आम आदमी ने शायद ही ये नाम सुने होंगे, लेकिन हम आपको ये भी बता देते हैं कि नीलाम हो रही एक कार LBW रेंज रोवर इतनी महंगी है कि इस कार को दुनिया के अमीर लोगों में शामिल गौतम अडानी ने हाल में ही खरीदा था। सुकेश चंद्रशेखर की ठगी के किस्से अब इस तरह से मशहूर हो गए हैं कि उसने महाठग नटवर लाल को भी इस फहरिस्त में पीछे छोड़ दिया है। सुकेश चंद्रशेखर के ठगी के इस धंधे पर और बात करने के लिए हमारे साथ जापान से जुड़ रहे हैं ईडी के फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्रेष्ठ भारत के फाउंडर डायरेक्टर कन्हैया सिंह। चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको पूरी खबर बता देते हैं। इस घर में दुनिया भर की अय्याशी का सामान मौजूद है। एक एक फर्नीचर की कीमत लाखों करोड़ों रुपयों की है। चेन्नई के बीच पर बने इस बीच हाउस की खुद की कीमत कई करोड़ों रुपयों की है और इसके अंदर के फर्नीचर की बात कर ली जाए तो वो भी कई करोड़ रुपए का है। घर के बाहर खड़ी कारों की कीमत आपको चौंका देगी। एक एक कार कई करोड़ रुपए की है और कारों के इस काफिले में शामिल कई कारें तो ऐसी हैं जो दुनिया में इक्का दुक्का लोगों के पास ही हैं। ये कारें कितनी महंगी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर खड़ी एक कार LBW रेंज रोवर तो इतनी महंगी है कि इसी मॉडल की कार हाल में ही भारत के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी ने खरीदी थी। ये घर किसी बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं, बल्कि ये घर है अपनी ठगी के धंधे से मशहूर हुए सुकेश चंद्रशेखर का। सुकेश चंद्रशेखर वही है जिसने मशहूर दवा कंपनी के मालिक की पत्नी के साथ तिहाड़ जेल में बैठकर 200 करोड़ की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद सुकेश का नाम बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन जैकलीन फर्नांडिस और नूरा फतेही से भी जुड़ा। इसके अलावा सुकेश पर यह भी आरोप है कि उसने बॉलीवुड की कई अदाकारों को तिहाड़ जेल में अपनी सेल में बुलाया और उनके साथ निजी पल बिताए। सुकेश ने दावा किया था कि उसने तिहाड़ जेल के तत्कालीन DG और जेल के बाकी अधिकारियों को करोड़ों रुपयों की रिश्वत दी थी। सुकेश ने केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी गंभीर आरोप लगाए थे और कई बार दिल्ली के LG को अपनी जान के खतरे का अंदेशा जताया था। सुकेश चंद्रशेखर अब भी तिहाड़ में बंद है और सुकेश की ठगी की जांच कर रही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 11 अगस्त को उसकी जब्त कारों को नीलाम करने जा रही है। ईडी ये नीलामी अपनी वेबसाइट के जरिए कर रही है और उसे उम्मीद है कि इस नीलामी से कई करोड़ रुपए वापस मिलेंगे, जिन्हें पीड़ितों को वापस किया जाएगा ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। जनरली सालों लग जाते हैं ईडी को रिकवरी के प्रोसेस तक आते आते। इस बार ये जल्दी हो रहा है, तो क्या कुछ खास नए चेंजेस हैं? नहीं, ऐसा कोई नए चेंज वाली बात नहीं है इसमें। देखिए कि इन्वेस्टिगेशन है, कुछ समय लगता। कई बार क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज हैं जो कि इलगोटन मनी से उन्होंने परचेज की है या कहीं इन्वेस्ट किया, उसको ढूंढने में समय लग जाता है। और कई बार इमीडिएट, जैसे कार वगैरह थी, पहली बार में ही सर्च में सब पकड़ी गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केस टू केस डिपेंड करता है, टाइम कितना लगेगा। सर नमस्कार, मेरा नाम कन्हैया है। ईडी के प्रोसेसेस जो होते हैं वो बहुत ही लेंदी हमने देखा 2002 में जब से PMLA इनैक्ट किया गया। नॉर्मली इतना जल्दी ऑक्शन तक आना, क्या ये एक हाई प्रोफाइल केस था या मीडिया में बहुत लाइमलाइट था, इसके लिए ये इतना जल्दी एक्शन हो पाया, या इसके पीछे जो इन्वेस्टिगेशन की एफिशिएंसी थी वो प्रूव करता है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं कि ऑक्शन की स्टेज आना। देखिए, ये जो कारें हैं, यदि ये पड़ी रहेंगी तो इनकी कीमत कम होती चली जाएगी। इस एक्ट का मेन जो पर्पज है वो ये है कि जो ये मनी है, इलगोटन मनी है, जो क्राइम से जनरेट किया गया है,
एक तो उसका एंजॉय करने से उसको क्रिमिनल को रोकना, दूसरा उस पैसे को सुरक्षित भी रखना। यदि ये कारें इसी तरह खड़ी रही, जैसा आप देखते हैं कि थानों में कारों के गल जाती हैं खड़ी खड़ी, तो उसको रोकने के लिए और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा रिकवर किया जा सके, इसलिए ऑक्शन किया गया है। और इसके लिए जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसकी परमिशन ली गई होगी। तो इसमें कोई जल्दी नहीं है, ये है कि हाँ, ये बहुत ही समय पे किया गया एक्शन है, ये कहा जा सकता हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि ईडी जो है वो पॉलिटिकल फायर में भी आई है अपने कार्य प्रणाली को लेके। ऐसे में ऐसे केसेस जब आप ऑक्शन तक पहुंच, जैसा आपने कहा कि ऑक्शन तक पहुंचना एक फाइनल कार्रवाई होती है, तो ये क्या मैसेज देता है ईडी के इन्वेस्टिगेटिंग कैपेबिलिटीज पे और उसको केसेस को प्रोसिक्यूशन से लेके कंक्लूजन तक लाने तक में? नहीं नहीं, देखिए, इसको हम फाइनल प्रोसीडिंग नहीं कहेंगे, ये पार्ट ऑफ फाइनल प्रोसीडिंग है। क्योंकि इस केस में सिर्फ यही प्रॉपर्टियां नहीं है, और भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि जब्त की गई है। इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, जमीनें हैं, मकान है। लेकिन ये प्रॉपर्टी इसको ऑक्शन की स्टेज पे इसलिए जल्दी लाया गया है कि जिससे कि मैक्सिमम वैल्यू रिकवर की जा सके। हजारों की संख्या में केसेस पेंडिंग है। क्या ये एक ट्रेंड सेट करेगा आने वाले दिनों में? इलेक्शन ईयर में हम लोग जा रहे हैं कि और ऐसे पार्ट कंक्लूजन ही, अगर आपकी बात ही हम मान लें कि पार्ट कंक्लूजन ही, पार्ट सोल्यूशन ही निकले, तो ऐसे केसेस और देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में? हाँ, जरूर मिलेंगे। देखिए क्या होता है, एजेंसी का जो मेन पर्पज है, वो पर्पज यही है कि जो मनी है, इलगोटन मनी है, उससे जो प्रॉपर्टीज ली गई है, उनको सरकार के हित के अंदर सुरक्षित रखा जाए। सुरक्षित रखने का तरीका यही है, पेरिसेबल जो आइटम उनको ऑक्शन कर दिए जाए, जिससे कि उनसे वैल्यू रिकवर हो, उनको बैंक अकाउंट्स में या जहां भी रखी जाए रख दी जाए। और एक्शन जो है, ईडी कोई स्पेसिफिक केसेस में अलग अलग नहीं करती। कई बार ये मीडिया परसेप्शन बन जाता है कि पर्टिकुलर केस में कुछ जल्दी दिखाई जा रही है। वो इसलिए भी लगता है क्योंकि मीडिया सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस को ही चेज करती है, दूसरे केसेस को चेज नहीं करती है। सर, इस पूरे मामले से किस तरह का मैसेज देना चाहती है सरकार, और ये जो ऑक्शन होगा तो उसका पैसा किसके पास जाएगा? देखिए, जो ऑक्शन होगा उसका पैसा सरकार के पास ही रहेगा। और जहां तक ये बात, यदि कोई दावेदार हो, जैसे कि इस केस के अंदर ये कहा गया कि रेनेबैक्सी मतलब अदिति सिंह जो थी, उनके साथ चीटिंग हुई बेसिकली, और उनसे पैसा एक्सटॉर्ट किया गया, तो या जब तक अदिति सिंह ये क्लेम नहीं करेंगी कि ये पैसा मेरा है जिससे कारें खरीदी गई है, और ये पैसा मुझे दिया जाए जो कि कार ऑक्शन हुई है, क्योंकि वरना तो ये पैसा उनको नहीं मिलेगा। सेक्शन पीएमएलए का जो सेक्शन 8 है, उसका एक सब सेक्शन 8 है, जिसमें जब फाइनल जजमेंट होता है उस टाइम जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो ये डायरेक्शन दे सकता है कि ये जो पैसा है जो कि जब्त किया जा रहा है, उसमें से इतना पैसा या इतना हिस्सा एक्स को दे दिया जाए, क्योंकि उसके साथ जेन्युइन चीटिंग हुई है, वो लॉन्ड्रिंग में नहीं था, और उसके साथ वाकई एक के साथ क्राइम हुआ, जिससे कि वो अपनी लॉफुल प्रॉपर्टी जो है उससे उसके पास से क्रिमिनल के पास आ गई, तो उसको दिया जाए। लेकिन उसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ को सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, इतना आसान नहीं है प्रोसेस ये। अभी रिसेंटली जो केस, एक दो केसेज हैं, जैसे कि ये पीएम पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का केस था, पीएमसी बैंक केस कहते हैं उसमें, और ये यस बैंक के केस में कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं ऑक्शन की गई हैं, और ऑक्शन करके उस पैसे को जो बैंक के डिपॉजिटर्स हैं उनको लौटाया गया है। सर, ये आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाया। मैक्सिमम ईडी केसेस में ऐसा देखा गया है कि उसमें क्लेमेंट नहीं होते हैं। आपने जो एग्जांपल्स दिए उसमें, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम का फ्रॉड था, इसलिए उसमें क्लेम जो है इन्वेस्टर्स का बनता था। लेकिन जो इंडिविजुअल फ्रॉड होता है, जो इंडिविजुअल मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसमें क्लेमेंट नहीं होते हैं। ऐसे में क्या उसका रिकवरी का प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है? और दूसरा, अगर रिकवरी होती है तो वो पैसा कहाँ जाता है और कौन यूटिलाइज करता है? देखिए, रिकवरी होगी तो वो पैसा अल्टीमेट भारत सरकार के अकाउंट्स में ही जाएगा, जब तक कि कोई जेन्युइन क्लेमेंट नहीं है। मतलब क्लेमेंट होना बहुत जरूरी है, जेन्युइन, और उसको ये बियॉन्ड डाउट प्रूव करना है कि वाकई उसके साथ एक तरह से चीटिंग हुई, फोर्जरी हुई, जबकि वो तो खुद जो है, क्या कहें, मतलब एक्यूज नहीं है उसका मनी लॉन्ड्रिंग का। ये नहीं हो कि वो एसोसिएट हो कहीं पूरे सिस्टम में और बाद में क्लेम कर रहा हो कि नहीं,
ये मेरे साथ तो खुद फ्रॉड हुआ है। तो सर सुकेश के केस पे आते हैं तो जो मीडिया में रिपोर्टाज हुआ उसमें ऐसा लग रहा था कि ये एक ओपन एंड शट केस है, लेकिन एक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आपको क्या लगता है कितना कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन था ये? देखिए, मैं इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा नहीं हुआ हूँ, न जुड़ा रहा हूँ, लेकिन केसेस बड़े आसान लगते हैं देखने में कि ओपन एंड सेट केस है, एक्स से पैसा लिया गया, वाई ने ले लिया, उससे झूठ बोला। यहां तक तो बड़ा ओपन एंड सेट केस है, लेकिन पैसा किन किन चैनल से लिया गया, फिर उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज किया गया, वो उसको रिकवर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कहाँ कहाँ मूव हुआ। एक तो वो बड़ा आसान है कि एक्स से पैसा लिया गया और जब पैसा उसने दिया उसके एक दिन बाद वो पैसा ही एज इट इज रिकवर हो गया, तो उसमें तो कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन पैसा यदि अलग अलग चैनल से आया तो ये भी प्रूव करना है कि वाकई ये पैसा वहीं से आया है। एक्स कह रहा है कि मैंने पैसा दिया है, लेकिन जिसको मिला है वो कभी नहीं मानेगा कि पैसा मुझे मिला है, एक्स से ही मिला है। वो कहेगा नहीं, ये तो मेरे दूसरे बिजनेस का पैसा है, इसका पैसा है। तो उन चैनल्स को प्रूव करने में टाइम लगता है। सबसे ज्यादा टाइम लगता है जब वो पैसा उसके पास आ गया तो उसने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, उसको कहाँ कहाँ मूव किया, किस तरह से मूव किया, उसको ढूंढने में टाइम लगता है। सर ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपने पॉइंट आउट किया। मैक्सिमम ईडी के इन्वेस्टिगेशंस में यही देखा गया है कि एंड बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंच पाते हैं, पैसा बाहर चला गया, उसको रूट उसको ट्रेस करना और उसमें लिंकेज एस्टेब्लिश करना ये एक बड़ा चैलेंज होता है। पुलिस के लिए तो है, ईडी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है आज भी मैक्सिमम केसेस में। आपको क्या लगता है कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में वो सिनेरियो कितना बदला है, खास करके जब इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है अब बहुत सी कंट्रीज के साथ आसान हो गया है? देखिए, पहले से यदि हम 5 साल पुरानी बात करें उससे बेटर हुआ है, लेकिन फिर भी जहां तक टैक्स हेवंस की बात है, जो टैक्स हेवन कंट्रीज है वहां से इंफॉर्मेशन लेना बहुत ही मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। ऑन पेपर बड़ा अच्छा लगता है, ट्रीटीज में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो टैक्स हेवन कंट्रीज आप यूं समझे कि वो छोटे छोटे देश हैं, उन पे वहां जो लोग जो सरकार चला रहे हैं वहां की, उनके भी वेस्टेड इंटरेस्ट जब इन्वॉल्व होते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। जब कोई केस खुलता है तो एक बड़े बड़े फिगर्स आते हैं, एंड तक पहुंचते पहुंचते उसका 10% 15% भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है। आपको नहीं लगता है कि ये जो वैल्यूएशन है उसको पब्लिक करने में या असर्टन करने में थोड़ा जल्दीबाजी कर देती हैं एजेंसीज, चाहे वो यूडब्ल्यू हो चाहे वो ईडी हो? देखिए, इसके अंदर आप यूं समझे कि ईडी नहीं करती है, जो भी प्राइमरी एजेंसीज है जो केस रजिस्टर करती है, चाहे ईओडब्ल्यू है, सीबीआई है, कोई और अदर एजेंसीज है, देखिए प्राइमरी केस उनका होता है। ईडी जो है उसके बाद स्टेप इन करती है उस केस में, तो उनके केस का जो इन्वेस्टिगेशन है, बेसिक इन्वेस्टिगेशन वही होता है कि भाई 500 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ या 1000 करोड़ रुपए का रिश्वत दी गई, तो बेस है वो। तो जल्दबाजी नहीं, कहा आपकी ये बात ठीक है, कई बार उस मनी को ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। कहने को तो कह दिया गया 1000 करोड़ का घोटाला हो गया, अब ईडी का काम क्या है, उस 1000 करोड़ को ढूंढना, वो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो एक बार 1000 करोड़ निकला, पता नहीं कितने हाथों से निकला, एक आदमी को मिला, 50 आदमियों को टुकड़ों में मिला। ये आप भी जानते हैं कोई पैसा एक आदमी को नहीं मिलता, अलग अलग हाथों में से जाता है, तो उसको ट्रेस करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। और एजेंसी, जहां तक सवाल है फिगर देने का, एजेंसी ज्यादातर फिगर नहीं देती है, क्योंकि एजेंसी यदि कोई फिगर देगी तो उसके लिए एक ऑफिशियल या तो प्रेस नोट इश्यू किया जाएगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा, और आजकल तो ट्विटर हैंडल वगैरह भी है। ये जो फिगर आते हैं ये विश्वस्त सूत्रों के हवाले से ज्यादा आते हैं, एजेंसी के माध्यम से नहीं। विश्वस्त सूत्रों से फिगर ही नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन भी आती है। वो विश्वस्त सूत्र बहुत जी ही जी। कोट अनकोट जो है उसको एस्टैब्लिश करना मुश्किल होता है। चलिए आपने माना, ही अच्छी बात है। एक लास्ट जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि अब जब पूरी इकोनॉमी डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वैसे में फाइनेंशियल फ्रॉड्स का नेचर भी चेंज हो गया है। आप इस चेंजेस को कैसे देखते हैं और कितना चैलेंज है एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ऐसे केसेस को अनरावल करना? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि साइबर जो क्रिमिनल्स हैं या जो डिजिटल वर्ल्ड है उसको डेसिफर करना उन क्राइम्स को, क्योंकि ऑफिसर्स जो हैं, देखिए उनका सिलेक्शन जो है एक बड़ी बेसिक तरीके से होता है, उनकी ट्रेनिंग जो स्पेशलाइज्ड लोग नहीं है, इसके लिए जरूरी है कि ईडी में स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स को जैसे लिया जाता है डेपुटेशन पे, लेकिन ज्यादा लोग लिए जाए जो पर्टिकुलरली
साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हों, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो चाहे पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो हमसे बहुत आगे है एजेंसी से। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, आप एकदम ठीक करें, बड़ा चैलेंज है। ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेशन से बातें नहीं बनेगी, उसके आगे जाना है हमें। सर, आप जापान में हैं, आपने श्रेष्ठ भारत से बातचीत करने के लिए अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने तमाम जो जानकारियां दी, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।